गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अमन झा और ये द स्टडी एंड इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस का यूट्यूब चैनल है। आज के लेक्चर के साथ हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज़। देखिए, जब आप एनसीईआरटी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज हो, कि आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो पहला स्टेप ऑब्वियसली यही होता है कि आपको सारी बेसिक एनसीईआरटीज कवर करनी होती है और मोर और लेस सारे स्टूडेंट उस प्रोसेस के थ्रू जाते भी हैं। लेकिन ये कई बार एक रूटीन प्रोसेस हो जाता है कि हाँ, इसको 1 महीना 2 महीना पढ़ना है, तैयारी उसके बाद शुरू होगी। लेकिन ये सच नहीं है। तैयारी द मोमेंट आप एक एनसीईआरटी पिकअप करते हैं उसी वक्त शुरू होती है, और जितना भी वक्त आप लगाएं एनसीईआरटी पढ़ने में, 1 महीना लगाएं या 6 महीना लगाएं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे कई डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो 6th क्लास की एनसीईआरटी हो या 12th क्लास की। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप अगर समझेंगे अच्छे तरीके से तो आपको जो नेक्स्ट स्टेज आता है, जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना होता है पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए या हिस्ट्री के लिए, वो समझने में काफ़ी आसानी होती है। कई बार आपको मेंस में और प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी में। इन लेक्चर सीरीज में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं इन बुक्स में से। हम आज 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ओके, आपको ये लेक्चर्स देखते वक्त ये ध्यान रखना है कि कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है तो देखिए, 2 चीज होती है। ये बुक ओरिजिनली लिखी गई है, ये बुक्स बच्चों के लिए, जैसे कि 6th क्लास की एनसीईआरटी आपको पता ही है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उस हिसाब से ऊपर ऊपर से बात करके निकल जाते हैं बुक्स में। लेकिन आपको उसके अंदर का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझने की जरूरत रहती है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। देखिए, पहले हिस्ट्री पढ़ने को लेके कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक मिसकंसेप्शन क्या है कि बहुत फोकस रहता है महापुरुषों के इतिहास के ऊपर। इसके पीछे भी एक कारण है। कारण यह है कि जो आधुनिक इतिहास लेखन है वो मेनली 2 परंपराओं से इंस्पायर्ड है, बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है। एक जो है वो ग्रेको रोमन परंपरा है और एक इस्लामिक परंपरा है, और दोनों में जो फोकस रहा है वो फोकस ये रहा है कि महान व्यक्तियों के काल को, उनकी उपलब्धियों को, उन्होंने कोई युद्ध लड़ा, उन्होंने कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम किया, उस पर ज़्यादा फोकस रहा है ऐतिहासिक तौर पे। तो उसी परंपरा का प्रभाव ये भी है कि इतिहास इस हिसाब से ढल गया कि लोगों को ये लगने लगा कि इतिहास में पॉलिटिकल इवेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, तारीखों का बहुत इंपॉर्टेंस है, डायनेस्टीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, और इससे थोड़ा बोरिंग हो जाता है इतिहास। लोगों को लगता है कि रटना बहुत पड़ेगा। स्कूल एजुकेशन भी कुछ इस प्रकार से होती है कि रटने पे ज़्यादा फोकस रहता है कि रट लो कि वर्ल्ड वॉर 1 क्या कारण थे, 6 बुलेट पॉइंट रट लिए, क्या हुआ 6 बुलेट पॉइंट रट लिए, क्या परिणाम हुआ 6 बुलेट पॉइंट रट लिए, ढेर सारी तारीखें रट ली। लेकिन हिस्ट्री पढ़ते वक्त, खास करके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री पढ़ते वक्त, आपको तारीखों को ओवर एम्फेसाइज नहीं करना है, आपको राजनीतिक इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट्स और महापुरुषों की उपलब्धियों को भी ओवर एम्फेसाइज नहीं करना है। यकीन मानिए कि ऐसा प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी, या बुद्ध का जन्म कब हुआ था, या गुप्त साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी। डेट से रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री, डेट्स, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है ये हम इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो ग्रीस मैसिडोनिया से थे। उन्हें विश्व विजय करने की महत्वाकांक्षा थी और इस क्रम में वो अनातोलिया, वेस्ट एशिया वाया इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर तक आए थे, और वहां उन्होंने कुछ युद्ध भी जीते, और लेकिन इवेंचुअली वहां से वापस चले गए। एक गाना है, बड़ा फेमस गाना है, जो कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। ये काइंड ऑफ समराइज करता है कि हिस्ट्री को लेके जो पॉपुलर मिसकंसेप्शंस हैं उसको, कि भाई हाँ ठीक है, सिकंदर हुए हजारों साल पहले, उन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की, चले गए, इसका हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम क्यों इसके बारे में जाने, है ना। जो बाकी सामाजिक विज्ञान है उनका तो सब दिखाई देता है कि भाई लोकतंत्र का असर दिखाई देता है, कैपिटलिज्म का असर दिखाई देता है, आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का असर दिखाई देता है। लेकिन
हजारों साल पहले हुए युद्धों के बारे में या हजारों साल पहले हुए किसी भी नॉन पॉलिटिकल इवेंट के बारे में क्यों जानना? तो ये एक दुविधा रहती है। लेकिन जब आप सिविल सर्विस एग्जाम के लिए पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप चीजों को एक अलग एंगल से देखते हैं। वो अलग एंगल क्या है? आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, रेशम मार्ग के थल मार्ग के साथ साथ समुद्री मार्गों का भी विकास हुआ। आज के टाइम में हम जिसे सिल्क रूट कहते हैं, चाइना जिसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसका समुद्री और लैंड दोनों कंपोनेंट है, वो रेशम मार्ग ओरिजिनली एंशियंट टाइम्स की देन है। और सिकंदर के इस साउथ एशिया तक आने के क्रम में यह हुआ था कि रेशम मार्ग फुली डेवलप हुआ। दूसरा, सिकंदर के साथ और उसके बाद भी एक हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता है, जिसे इंडो ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट है। वो क्या हुआ कि पश्चिम एशिया और भारत की तरफ आया, उसके साथ लोकल एलिमेंट्स का फ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से इवेंचुअली गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ। आपको पता होगा कि इस पहली बार बुद्ध की मूर्तियां मूर्त रूप में बुद्ध की आराधना जो है वो, उसमें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। फिर ये भी हम जानते हैं कि चूंकि सिकंदर के अटैक की वजह से क्या हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट में काफी पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, तो उसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उन्होंने पहले मौर्य साम्राज्य की नींव डाली उत्तर पश्चिम में, और वहां से फिर उन्होंने मगध एम्पायर पे अटैक किया, और फिर उन्होंने फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये एक और इम्पैक्ट था। चौथा एक फायदा ये है पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में जानने का कि जो अलेक्जेंडर के इतिहासकार थे वो एक काफी सटीक रिकॉर्ड रखते थे, और उन्होंने मेंशन किया है कि एक सेंड्रोकोटस नाम के प्रिंस जो है वो मिलने आए थे अलेक्जेंडर से, और ये पता चला कि जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया, जब वो पढ़ा जाने लगा, तो ये पता चला कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जो सेंड्रोकोटस के नाम से ये ग्रीक इतिहासकारों ने जिनको मेंशन किया हुआ है। तो सिकंदर का उत्तर पश्चिम भारत में आना जो लगभग 326 बिफोर कॉमन एरा में हुआ था, उसके ये दूरगामी परिणाम थे। जब भी आप सिर्फ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो उसका एक तरीका होता है। आप अगर एसएससी बैंक पीओ टाइप की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं तो मैंने ये नहीं कहूंगा कि डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां हो सकता है, लेकिन आप जब भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज हो, वहां डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट्स एक माइलस्टोन की तरह काम करते हैं। आपको ब्रॉडली याद रहे कि भाई गुप्त एम्पायर के बाद हर्षवर्धन का काल था, या मौर्य काल जो था वो मगध एम्पायर के बाद आया था। इस तरीके से आपको ब्रॉडली एक फ्रेमवर्क की तरीके से डेट्स को, पॉलिटिकल इवेंट्स को और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को याद रखना है। दे आर एन एंकर इन हिस्ट्री, दे आर नॉट हिस्ट्री। ठीक है, वापस आता है यहां पे कि तो हमने क्या पाया कि जो महापुरुषों का इतिहास है और राजनीतिक इतिहास है और तारीखों का महत्व है वो काफी सीमित है। ठीक है, वो कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो एक माइलस्टोन की तरह, जैसे कि आप हाईवे पे चलते हैं तो आपको माइलस्टोन होते हैं। ठीक है, दिल्ली से जयपुर की तरफ जाएंगे तो माइलस्टोन आएगा कि जयपुर इतना किलोमीटर दूर है, उसके बाद आपको अहमदाबाद इतना किलोमीटर दूर है, मुंबई इतना किलोमीटर दूर है, उतना ही है। आपको रटते तो नहीं है ना आप उस वक्त कि अच्छा कि इतना हम एक माइलस्टोन को रट लें। सिमिलरली माइलस्टोन को देखना है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन समझना है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, बस इतना ही उसका योगदान है। फिर इतिहास एक कला नहीं है। देखिए, इतिहास को नॉर्मली बीए एमए में पढ़ाया जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन इतिहास कला नहीं है। भाषा का, जिसको लिंग्विस्टिक स्टडीज बोलते हैं, वो कला में आती है। कविताएं लिखना, गाने लिखना, इस तरफ लिबरल आर्ट्स जिसे कहते हैं, वो अलग है। इतिहास कला नहीं है। कोई कहानी लिखी गई है, चाहे जस्ट बिकॉज वो कहानी 1000 साल पहले लिखी गई थी, तो वो अपने आप इतिहास नहीं बन जाएगा। वो इतिहास को एक जानने का जरिया होगा, लेकिन वो इतिहास नहीं है। कोई धार्मिक ग्रंथ है, भले ही वो 3000 साल पहले लिखी गई हो, 1000 साल पहले लिखी गई हो, या 50 साल पहले लिखी गई हो, तो वो इतिहास को जानने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन वो इतिहास नहीं है। ठीक है, तो कैसे इन चीजों का इतिहास को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। बट इतना समझ लीजिए कि अगर कोई कहानी है, ठीक है, वो एक जरिया है, वो अंत नहीं है इतिहास का। इतिहास क्या है?
आपने सुना होगा दो प्रकार, देखिए एक होता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। साइंस में दो टाइप के आते हैं, एक होता है नेचुरल साइंसेस और एक होते हैं सोशल साइंसेस, ठीक है। तो सोशल साइंसेस में सामाजिक विज्ञान, इतिहास सामाजिक विज्ञानों में से एक है। बाकी कौन से हैं? पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये बाकी जो हैं सामाजिक विज्ञान है। और इनमें, इन सामाजिक विज्ञानों में और इतिहास में एक फर्क है कि ये जो बाकी सामाजिक विज्ञान हैं वो मुख्य तौर पे वर्तमान की बातें करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत वो भी देखते हैं कि भाई ये जो वर्तमान आया है वो कहां से आया है, लेकिन इतिहास एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो वर्तमान के अतीत की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि अभी क्या है, पूंजीवाद का जमाना है, तो क्या पूंजीवाद ऐसे तो नहीं आ गया कहीं से, ठीक है। पूंजीवाद का भी एक इवोल्यूशन हुआ है, उसका क्या अतीत है कि अगर आप रिसेंट मेमोरी में देखें तो किन्सियन इकोनॉमिक्स था, अभी मॉनेटरी थियरी, दो अभी कोविड की वजह से किन्सियन इकोनॉमिक्स से कमबैक कर रहा है एक तरीके से, लेकिन डोमिनेंट जो थियरी है वो मॉनेटरी थियरी है। उसके पहले किन्सियन इकोनॉमिक्स था, उसके पहले आप जाएं तो वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखी थी, जो जिसके बेसिस पे आपको आप कह सकते हैं कि मॉडर्न पूंजीवाद की शुरुआत हुई थी वेल्थ ऑफ नेशंस बुक के बेसिस पे। तो एक इतिहास ये हो गया। राजनीति में आप देखें तो आज के टाइम में आप जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, रिपब्लिकनिज्म है, डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स है, इसको हम एट अ फेस वैल्यू लेते हैं। पॉलिटी में क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और उनके कितने प्रकार हैं, कहाँ दिए हुए हैं, उनको इन्फोर्स करने के क्या तरीके हैं। लेकिन इतिहास में हम ये पढ़ते हैं कि आया कहाँ से, कि आप देखते हैं कि मॉडर्न नेशन स्टेट की, राष्ट्रवाद की, रिपब्लिकन वैल्यूज की शुरुआत हुई थी, जैसा आप जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरुआत हुई थी, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन था। और तो क्या है कि हम जो भी सब बाकी के सामाजिक विज्ञानों में हम वर्तमान की बात करते हैं और इतिहास में हम वर्तमान के अतीत की बात करते हैं कि हम जहां पर हैं। जैसे कि आज आप देखते हैं भारतीय समाज में सोशियोलॉजी क्या करता है, समाज का अध्ययन करता है, ठीक है। समाज में स्त्रियों की दशा, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धार्मिक स्थिति, ट्राइबल्स की स्थिति, ठीक है, क्या मतलब, क्या ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इस तरह की चीजें आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन उसका एक इतिहास है कि भाई अगर जाति व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसका जाति व्यवस्था के विकास में राज्य का, धर्म का, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का क्या योगदान था। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि इतिहास जो है वो वर्तमान के अतीत की बात करता है। दूसरा, इतिहास एक नहीं बल्कि कई हैं। एक उदाहरण है गुप्त काल का। गुप्त काल को कई इतिहासकार स्वर्णिम काल मानते हैं। स्वर्णिम काल कला और संस्कृति के विकास की दृष्टि से, राइट। लेकिन गुप्त काल का एक प्रमुख सोर्स जो है वो फाहियान का अकाउंट है। फाहियान अपने अकाउंट में कहते हैं उन्होंने जो अपने जो इंडिया में उनका जो ट्रेवलिंग था, यात्रा वृत्तांत था, उनमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने मतलब जो अनटचेबल्स की जो स्थिति थी, ठीक है, बहुत ही खराब स्थिति थी, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो क्या हम कह सकते हैं कि अनटचेबल्स के लिए भी वो था, एक गुप्त काल, स्वर्णिम काल था? बिल्कुल नहीं कह सकते। दूसरा, कई बार क्या होता है कि देश के किसी एक भाग में नगरीकरण का विकास हो रहा होगा, लेकिन दूसरे भाग में नगरीकरण का डिक्लाइन हो रहा होगा। दूसरी एक तरफ ये है कि राज्य, स्टेट जो है एज एन इंस्टीट्यूशन तो ग्रो कर रहा है लगातार, लेकिन समाज में कई वर्गों की स्थिति, खास करके स्त्रियों की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है। तो इतिहास एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। फिशिंग कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी का जो इतिहास होगा वो फार्मिंग कम्युनिटी के इतिहास से अलग होगा। फॉरवर्ड कास्ट का जो इतिहास होगा वो बैकवर्ड कास्ट के इतिहास से अलग होगा। तो आपका जो एक किसी समुदाय का जो एक्सपीरियंस है, लिविंग मेमोरी है, वो अलग अलग हो सकता है। देयरफॉर इतिहास एक नहीं है, कई हैं, और इतिहास की कई व्याख्याएं भी हैं। अगर मैं इसी गुप्त काल के को ले लूं तो पहले कहा गया, जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो ये आइडिया निकल के आया कि भाई गुप्त काल जो था वो कई कारणों से, कारण क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, कई कारणों से स्वर्णिम युग था। बाद में मार्क्सिस्ट इतिहासकार आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्वर्णिम काल तो नहीं था, बल्कि फ्यूडलिज्म की शुरुआत, सामंतवाद की शुरुआत ही गुप्त काल से हुई थी। फिर दोबारा इसमें बदलाव आया, और वो ये बदलाव क्यों आते हैं? क्योंकि नए नए आपको एविडेंस मिलते हैं
और जो पुराने एविडेंस होते हैं उनको कई बार रीइंटरप्रेट किया जाता है। आइडिया यह है कि जो नई व्याख्याएं हैं ये ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो मान लेना है। आप एक तरीका है इतिहास पढ़ने का, हमने कहा वो एक सोशल साइंस है। और जब वर्ड जो साइंस है, विज्ञान, वो अपने आप में उसका एक मतलब ये है कि ये एक रैशनल डिसिप्लिन है। यहां अगर आप कोई थ्योरी देते हैं, कोई प्रपोजिशन देते हैं, तो उसको आपको एविडेंस के बेसिस पे प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये नहीं कि माय लॉर्ड अपराधी दोषी है, मानना है तो मान लो, नहीं तो आपको मैं बस ये तो मेरी मान्यता है कि अपराधी है। इतिहास मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता है। अगर आपको इतिहास में कुछ कहना है कि हाँ अकबर भारत के महानतम शासक थे, तो वो आपकी भावनाओं के आधार पर नहीं हो सकता। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों का जो काल था वो भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं था, तो ये आपकी भावनाओं के आधार पे नहीं हो सकता। आपको रैशनल बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे चीजों का असेसमेंट देना होगा, प्रूफ देना होगा, और इसलिए नई नई व्याख्याएं आती रहती हैं। ठीक है, तो इस जनरल डिस्कशन के बाद हम शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी का नाम है हमारे अतीत। जो हमने यहां पे कहा ना कि इतिहास एक नहीं है, कई है, ये भी एक तरीके से इंप्लिसिटली एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ अलग अलग समुदायों का, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया का इतिहास अलग अलग हो सकता है। जैसे कि खेती की शुरुआत की बात की जाए तो खेती की शुरुआत भारत में सबसे पहले, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले बलूचिस्तान एरिया से हुई। उसके बाद उसका धीरे धीरे प्रसार हुआ, कुछ क्षेत्रों में वो बहुत बाद में डेवलप हुई। तो अलग अलग एरिया भी अलग अलग हिस्टोरिकल पेस से ग्रो कर सकते हैं। ये आपका इंडेक्स यहां पे दिया हुआ है। आज के लेक्चर में हम पहले 2 चैप्टर्स की बात करेंगे। ये क्या कह रहा है पहला क्या, और बाकी का जो है आपके वो हम बाद में एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। जो पहला वाला है क्या, कब, कहां और कैसे, ये मुख्य तौर पे स्रोतों की बात कर रहा है। सोर्सेस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोर्सेस। हिस्ट्री एक रैशनल डिसिप्लिन है, आर्ट नहीं है। देयरफॉर आपको जो हिस्ट्री राइटिंग है वो भी एक रैशनल एक्सरसाइज होना चाहिए, जिसके लिए आप कुछ भी अगर थियरी देते हैं हिस्ट्री में, इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय सोर्सेस। जैसे कि आपके सोर्स क्या हैं किसी भी काल को पढ़ने के लिए। मौर्य काल को पढ़ने के लिए क्या सोर्स हैं, मुगलों के काल को पढ़ने के लिए क्या सोर्स हैं, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के लिए क्या सोर्स हैं, सोर्स कितने प्रकार के हैं, क्या हैं, उनकी सीमा, लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब पहले चैप्टर में कवर किया गया है। और दूसरे चैप्टर में ये प्रागैतिहासिक काल की बात करता है, स्टोन एज की बात करता है, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य कैसे खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन की दिशा में बढ़ा, और इसका इतिहास दिया गया है। फिर आरंभिक नगर, आपको पता होगा कि हड़प्पन सभ्यता में आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। तो बाकी के चैप्टर जो हैं वो बाकी के लेक्चर्स में देखे जाएंगे। देखिए, पहला है क्या, कब, कहां और कैसे। और चूंकि ये किताब जो है बच्चों के लिए लिखी गई थी इसेंशियली, तो एक बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी इसको देखने का प्रयास किया गया है। लिखा है कि रशीदा सवाल पूछती है कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। लिखा था 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यह इंपॉर्टेंट सवाल है, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। मतलब कि जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं और आप कहते हैं कि मौर्य एम्पायर जो था, मौर्य साम्राज्य था, वो भारत का सबसे विशालतम साम्राज्य था, किस आधार पे आप कह रहे हैं, या आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मुगलों का जो पतन था उसके पीछे जागीरदारी क्राइसिस थी, वो एक कारण था। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि भारत में सामंतवाद आया। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पहली नगरीकरण की सभ्यता थी। तो कैसे पता चल रहा है, और उसका आंसर है स्रोत। किसी भी काल के अध्ययन के लिए आपको स्रोतों की आवश्यकता है, और खास करके जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आंसर राइटिंग में स्रोतों का लगातार मेंशन करेंगे कि इस स्रोत के आधार पर हम ये कह सकते हैं, हालांकि जो दूसरा स्रोत है वो कुछ और बात कह रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉइंट इज कि सोर्स बेस्ड राइटिंग आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है।
दो प्रकार के सोर्स होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। यहां पे देखिए, साहित्यिक स्रोत मतलब एक वर्ड मेंशन है इस बुक में, पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। ये जो मेन्यू पार्ट है, ये एक लैटिन वर्ड है, मतलब इसका वर्ड होता है हैंड, और स्क्रिप्ट मीन्स रिटन। सो अगर कुछ हैंड रिटन है, जैसे कि आपकी क्लास नोट हो गई, या अगर इस लेक्चर को देख के आप कुछ नोट कर रहे हैं, तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। पुरातात्विक साक्ष्य जो भी हैं वो हैंड रिटन होंगे, ठीक है। अलग अलग सरफेस पे लिखा जा सकता है, ठीक है। उसको आप बर्च लीफ पे लिख सकते हैं, पाम लीव्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रिंटिंग तो एक आधुनिक चीज है ना। पुर्तगाली जो थे वो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे। गुटेनबर्ग ने उसका शोध किया था मध्यकाल, यूरोप के मध्यकाल में। कागज जो है वो मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के समय तक भारत में 12वीं 13वीं सदी तक भारत में आ गया था। तो प्रिंटिंग प्रेस के पहले और कागज के पहले आप जो भी कॉपीज बनाते थे, चाहे कोई वेद हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, या कोई महाभारत हो, चाहे संगम साहित्य हो, आप अगर जो भी एक कॉपी का दूसरा कॉपी बनाएंगे, तो जैसे आप करते हैं ना कि स्कूल में थे तो आप स्कूल नहीं गए, अगले दिन कुछ क्लास में लिखवाया टीचर ने, तो आप अपने दोस्त की कॉपी लेके आते थे, उसमें से देख देख के लिखते थे। सेम बिफोर द अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस सेम चीज होती थी। एंड बिफोर कागज के आने के पहले वो जिन सरफेस पे लिखा जाता था वो थे आपके जो बर्च लीव्स थे, पाम लीव्स थे, इनके ऊपर लिखते थे उन चीजों को, ठीक है। तो आप देख के लिख रहे हैं, और दूसरा सरफेस कौन सा है, ओके। ये दो चीजें ध्यान रखने जैसी हैं। लेकिन साहित्यिक सोर्स में आपको ये सुन के आइडिया आ गया होगा कि भाई आपकी अगर कोई किताब है, अगर आप स्कूल में, अगर आपके घर पे रखी हो कोई आपकी स्कूल टाइम की नोटबुक, और आप अगर समहाउ आपको दोबारा मिल जाए घर की सफाई करते वक्त या कुछ करते वक्त, आप देखेंगे कि कितनी खराब हो चुकी है। होता यह है कि जो कार्बन, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होता है। तो जाहिर है कि अगर कोई किताब लिखी गई है वो कुछ सालों में डिकम्पोज होने लगेगी, तो उसका लगातार लगातार नया नया वर्जन बनाना पड़ेगा। अब जब आप अपने दोस्त की किताब में से देख के, नोटबुक में से कुछ देख के लिखते हैं अपनी नोटबुक में, तो थोड़ा थोड़ा अंतर आते रहता है। कई बार आप एक वाक्य को दूसरे तरीके से लिखते हैं, किसी शब्द को, किसी अक्षर को दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो अगर आप यही सोचिए बार बार हो ऐसा, और कई सदियों तक हो, ठीक है, तो पहली ओरिजिनल पांडुलिपि से जब तक उसका 50वां या 100वां वर्जन बनेगा, तब तक कितना अंतर आ गया होगा। तो ये एक समस्या रहती है इसमें कि चूंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं वो डिकम्पोज होता है, तो आप, ये पॉसिबल है कि ओरिजिनली जब लिखा गया हो और जो मॉडर्न टाइम्स में हमें जो पांडुलिपि मिली है उनमें बहुत अंतर हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो ये डिकम्पोजिशन की समस्या से निपटने के लिए क्या करते हैं, कई बार उसको रॉक्स पे लिखते हैं, जैसे कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं वो पत्थरों के ऊपर लिखे गए हैं, कई बार कॉपर प्लेट के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको वो एक परपिचुअल रिकॉर्ड हो गया। अभी पहले तो क्लाउड नहीं था कि आपने कोई डेटा स्टोर किया क्लाउड में, अब वो आपका चाहे भले ही लैपटॉप खो जाए, फोन खो जाए, आप लैपटॉप बेच दें, कुछ और नया ले लें, लेकिन आपने अगर क्लाउड में स्टोरेज किया हुआ है तो आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। वैसा तो हो नहीं सकता था, तो यू नीडेड अ सोर्स या कोई सरफेस जिसके ऊपर आप लिखें और वो एक परपिचुअल रिकॉर्ड हो जाए। जो लैंड ग्रांट्स, जो भूमि अनुदान हुआ करते थे, उसके लिए वो एक सोर्स था कि हाँ चलो अब ये रिकॉर्ड रहेगा। तो एक हो गए साहित्यिक सोर्स, उनमें इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको हार्ड सरफेस पे लिखा होता था। और दूसरे आते हैं पुरातात्विक सोर्स। ये क्या है, पुरातात्विक खुदाइयों में मिलने वाली चीजें, और वो कुछ भी हो सकते हैं।
वो आपके उपकरण हो सकते हैं, वो आपको नगरों के अवशेष हो सकते हैं, वो आपको मनके हो सकते हैं, वो सिक्के हो सकते हैं। सिक्के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, पुरातात्विक सोर्स है। तो वो कुछ भी हो सकता है आपकी खुदाई में, पुरातात्विक खुदाई में जो भी मिले वो सोर्स में आएगा। ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो है वो पार्टली पुरातात्विक में गिनना चाहिए उसे, और पार्टली आपको साहित्यिक में, क्योंकि एक तरीके से वो आपको पुरातात्विक खुदाइयों में मिलता है, पुरातात्विक सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में मिलता है। लेकिन वो फिर क्या होता है कि आपको एक मिल गया कि इंस्क्रिप्शन है, तो उसको आप नोट डाउन, जो हिस्टोरियंस हैं उसको नोट डाउन करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस में। तो इट इज काइंड ऑफ हाइब्रिड बिटवीन दीज टू। ओके। अच्छा, पुरातात्विक स्रोतों के साथ खासियत क्या है कि वो अनटेम्पर्ड रहता है। हम, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक कॉपी बनाते हैं एक अपने फ्रेंड के नोट्स में से, तो थोड़ा अंतर आ जाता है। मान लीजिए ऐसी 100 कॉपी बनाई गई अक्रॉस जनरेशन, तो कितना अंतर आ जाएगा। तो पुरातात्विक सोर्स जो हैं, दे उनके साथ ये समस्या नहीं आती है। अब जो अशोक के समय में जो अभिलेख लिख दिया गया था वो वैसा ही है। हाँ, वो खो सकता है, वो टूट सकता है, कि आपको एक बड़ा सा रॉक था, थोड़ा टूट के कहीं चला गया, मतलब कोई ले गया वहां से। ठीक है। आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 अभिलेख थे, ठीक है, उन्होंने उसको दिल्ली ले आए थे। तो ये हो सकता है कि अभिलेख को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, अभिलेख खो सकता है, ऐसा है कि आपको मिले ही ना। ये हो सकता है कि भारत में और कई अशोक के अभिलेख हैं जो हमें अब तक नहीं मिले हैं, ये हो सकता है। लेकिन जो लिखा है, जितना मिला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिक्के हैं, सिक्के के ऊपर जो इंस्क्राइब कर दिया, सिक्के खो सकते हैं। ये हो सकता है कि गुप्त काल के जो सोने के सिक्के थे उसमें से कई, क्या हुआ कि लोगों ने उसको पिघला के दोबारा नए प्रकार के सिक्के बनाए, या कई सिक्के थे जो आज तक नहीं मिले हैं। तो ये संभव है। लेकिन सिक्कों के ऊपर जो एक बार लिख दिया गया और आपको वो सिक्का मिल गया है, तो आप ये निश्चिंत रहिए कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं संभव है। तो पुरातात्विक साक्ष्य खो सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है, उसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जितना कंफर्म इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों की अपनी खासियतें हैं और खराबियां हैं। साहित्यिक सोर्स को आप मेनली, जैसे कि धार्मिक सोर्स हो गए, जो वेद हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म के सोर्स हो गए, ठीक है, ये एक धार्मिक सोर्स होते हैं। दूसरी तरफ आपके सेक्युलर नॉन धार्मिक इशू के ऊपर लिखी गई चीजें होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं अर्थशास्त्र हो गया, या संगम साहित्य हो गया, या नीति शास्त्र हो गया, नीति सार कमंडक का जो गुप्त काल में लिखा गया था, या चाहे आपका राजतरंगिणी हो गया, अबुल फजल का आईने अकबरी हो गया। ये सब चीजें क्या है, धार्मिक मुद्दे पे नहीं लिखी गई हैं, नॉन धार्मिक सेक्युलर मुद्दे पे लिखी गई हैं, नॉन रिलीजियस मुद्दे पे लिखी गई हैं। तो एक तो ये कैटेगराइजेशन हो गया। दूसरा कैटेगराइजेशन होता है साहित्यिक सोर्सों का भाषा के आधार पर, कि किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, तमिल में लिखा गया है। ओके। तो ये एक दूसरा कैटेगराइजेशन का प्रकार है साहित्यिक सोर्सों के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कई कई प्रकार के विज्ञान हैं जो इतिहास को समझने में काम आते हैं, जैसे कि कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग की मदद से आपको पुरातात्विक खुदाई में कोई चीज मिली है, तो उसकी उम्र पता चलती है आपको कि कितना पुराना है। ऑलराइट। वो ऐसा तो नहीं कि मतलब आजकल कहीं भूल गया हो, कोई वहां पे भूल से छोड़ गया हो, तो कार्बन डेटिंग एक एग्जांपल हो गया। दूसरा जिसे लिंग्विस्टिक स्टडीज बोलते हैं, भाषाओं का अध्ययन, वो कई बार काम आता है सोर्सेस को इंटरप्रेट करने में। आपको पता होगा कि एक कॉन्सेप्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का। ये कहा गया है कि चूंकि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन और इंडियन लैंग्वेजेस में कई कॉमन वर्ड्स हैं जिनके कॉमन मीनिंग भी हैं, तो ये माना गया है कि शायद इनका जो ओरिजिन है वो एक हो। तो 2 कैटेगरी है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की, एक तरफ यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं और दूसरी तरफ इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस हैं। उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है, कि एक ओरिजिनल से आपको 2 एरिया में, एक तरफ यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, एक तरफ इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस हैं, फिर उसमें भी एक तरफ है ईरानियन लैंग्वेजेस और फिर भारतीय लैंग्वेजेस।
ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं कि अलग अलग विज्ञानों का क्या योगदान है इतिहास को समझने में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है कि जो लिंग्विस्टिक स्टडीज हैं वो बताती हैं कि जो भारतीय लैंग्वेजेस हैं वो एक स्तर पे आके यूरोपियन लैंग्वेजेस से कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं जो थियरी है कि आर्यंस का जो माइग्रेशन है सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशियन स्टेपीज से, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो मैक्स म्यूलर हो गए या और कोई लिंग्विस्टिक थे उनकी स्टडीज काम आती हैं। ऐसी कई स्टडीज हैं। पॉलन एनालिसिस हो गया, ये बताने के लिए कि भाई किसी जगह पे अगर कोई आपको अनाज मिला हुआ है तो किसका अनाज है वो, ठीक है। एरियल सर्वे किया जाता है ताकि आपको पता चले कि किसी एरिया में जैसे कि आप एक एग्जांपल है आपको कंबोडिया के जो मंदिर मिले हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स मिले हैं, वो पहले क्या किया गया कि जंगलों के ऊपर एक लीडार से रेडार से डिटेक्शन सर्वे किया गया। उससे पता चला कि भाई घने जंगलों के बीच में एक्चुअली एक छुपा हुआ शहर है। फिर उन्होंने सफाई की जंगलों की, तो वो चीजें मिली। तो अलग अलग साइंसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है इतिहास को समझने के लिए। और एक है उपेक्षित समूहों का इतिहास। देखिए, इतिहास हमेशा चाहे लिखना हो या पढ़ना हो, अनफॉर्चुनेटली वो एक टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है, कि जो रूलिंग क्लास होता है वो अपने बारे में इतिहास लिखता है, ठीक है। सिमिलरली अब जो सोर्स हैं उसी के बेसिस पे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि जो आपको उपेक्षित समूह हैं, जैसे कि ट्राइबल्स हो गए, हंटर गैदरर्स हो गए, ठीक है, विमेन फॉर एग्जाम्पल, इनका क्या है कि इतिहास दबा रह जाता है। नो, आप पूरे भारत में देखिए तो ऐसा कई बार हुआ है कि उत्तर भारत के इतिहास को लेके कुछ जो कंक्लूजन्स निकाले गए उसको फिर जनरलाइज कर दिया, ये पूरे भारत के लिए सही मान लिया। पहले क्या था कि ये माना गया कि गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में नगरीकरण का पतन हुआ, और फिर उसके हिसाब से पूरे देश के लिए ये इम्प्लिसिटली अज्यूम कर लिया कि हाँ पूरे देश में हुआ होगा। लेकिन अब बताते हैं कि नहीं, दक्षिण भारत में ऐसा कोई काल नहीं था। जब एक बार जब नगरीकरण शुरू हुआ तो वो लगातार चला दक्षिण भारत के केस में। सिमिलरली आप नॉर्थ ईस्ट का इतिहास देख लीजिए, उसका स्टडी बहुत कम हुआ है। तो ऐसे कई उपेक्षित समूह हैं जिनका इतिहास जैसे जैसे स्टडी किया जाएगा उसके लिए नए स्रोतों की जरूरत पड़ेगी, तो वो मेन स्ट्रीम इतिहास का पार्ट बनता रहेगा। चैप्टर के अंत में एक एग्जाम्पल दिया है रोजिटा स्टोन का। हालांकि पिक्चर इतना क्लियर नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, और ये जो है वो बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मींस आपको दो भाषाओं में ये लिखा गया है, इजिप्शियन और ग्रीक, दो लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया है। हुआ यह था कि जब नेपोलियन ने इजिप्ट पे अटैक किया, नेपोलियन का पर्पस था कि वो ब्रिटेन का भारत जाने का रास्ता बंद कर दे। इसके लिए जरूरी था कि वो उसका रेड सी एक्सेस बंद करे, और इसलिए उसने इजिप्ट पे अटैक किया। तो नेपोलियन की सेना में एक सैनिक को, रोजिटा एक शहर है इजिप्ट में, वहां ये पत्थर मिला, और इस पत्थर में इजिप्शियन में भी लिखा गया था, ग्रीक में भी लिखा गया था। बाइलिंगुअल आपको ये इंस्क्रिप्शन था। अशोक के भी कई इंस्क्रिप्शन हैं वो बाइलिंगुअल हैं, खास करके जो अफगानिस्तान वगैरह में हैं वो ग्रीक और अरामाइक दोनों लैंग्वेज में लिखे गए हैं। वो जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे उसको। तो यूरोपियंस को एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज तो पता थी, तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एंशियंट इजिप्शियन स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर कर लिया, जिसकी वजह से इजिप्ट के इतिहास को समझने में सहायता मिली। तो ये एक उदाहरण है सोर्स का, ठीक है, ये एक स्रोत का उदाहरण है। सिमिलरली जब आप हड़प्पा के नगरों का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो हड़प्पन नगरों की खुदाई में जो भी चीजें मिली हैं, चाहे वो उनके ईंट हो, चाहे वो नगरीकरण के साक्ष्य हो, चाहे वो उनके मनके हो, वेट्स हो, सील हो, जो भी हो, ये उनके स्रोत कहे जाते हैं। कॉइन्स ही इसी प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। वो कॉइन से क्या होता है कि आपको जीनियोलॉजी पता चलती है कि भाई इसके बाद ये राजा आए, एटसेट्रा। तो ये एक एग्जाम्पल है रोजिटा स्टोन का जो इसमें दिया गया है।
अच्छा, पहले हमने जाना कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। स्रोत, दो प्रकार के स्रोत हैं, और अब हम देखेंगे कि अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो चाहे आप कोई भी काल, एंशियंट हिस्ट्री हो या मिडिवल हिस्ट्री हो, एंशियंट हिस्ट्री में ब्रॉडली इतने एरियाज हैं कि भाई पहला है आखेटक खाद्य संग्राहक का स्तर, दूसरा है नवपाषाणकालीन स्थाल, नवपाषाणकालीन किसान, हड़प्पा शहरीकरण, वैदिक युग, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल के बाद का समय, और गुप्त काल। तो चाहे किसी भी पीरियड को आप स्टडी कर रहे हो, आप उसको मेनली 5 आयामों पे स्टडी करते हैं, जैसे कि राजनीतिक स्थिति। सबसे पहले मेरे ख्याल से शुरू करना चाहिए आर्थिक स्थिति से, इकोनॉमी, सबसिस्टेंस पैटर्न, उसके बाद राजनीतिक, फिर सामाजिक, फिर सांस्कृतिक, और फिर उसके बाद धार्मिक। इन्हीं 5 आयामों पे चाहे कोई भी काल हो, प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, या आधुनिक इतिहास, आप इन्हीं 5 आयामों पे आपके जो भी सोर्स हैं उसके बेसिस पे आप स्टडी करेंगे उस पीरियड को। ठीक है, इकोनॉमी हो गया, सबसिस्टेंस बेस, उसका पॉलिटी कि भाई गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था से कैसे भिन्न थी, या मौर्य काल में जो सामाजिक स्थिति थी वो वैदिक काल से कैसे भिन्न थी, क्या समानताएं थी। ओके, एक वर्ड है कंटिन्यूटी एंड चेंज, यानी क्या समान, एक काल से दूसरे काल में क्या समानता थी और क्या भिन्नता थी, इस बात का लगातार ध्यान रखना है। ओके, कि गुप्त काल से मौर्य काल से मौर्योत्तर काल में आर्थिक आयाम में क्या समानताएं थी, क्या भिन्नताएं थी, क्या बदलाव हुए, क्या बरकरार रहा, जो बदलाव हुए वो किन कारणों से हुए। इस तरीके से आपको हिस्ट्री को स्टडी करना है। सामाजिक स्तर पे देखें तो भाई सामाजिक स्तर पे हो गया कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, जो उपेक्षित ग्रुप हैं उनकी स्थिति, जो सोशल वैल्यूज हैं, फैमिली हो गया, परिवार हो गया, कुल हो गया, इस तरीके की चीजें इसके बारे में पढ़ा जाएगा। सेम क्या निरंतरता रही, क्या बदलाव हुआ, बदलाव के क्या कारण थे, बदलाव के क्या आयाम थे। सिमिलरली आप सांस्कृतिक और धार्मिक आयामों को भी देखेंगे। ओके, दूसरा चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। संग्रह, उत्पादन, ये दो आपके ऑपरेटिंग वर्ड हैं, की वर्ड हैं। संग्रह करना और उत्पादन करना क्या अंतर है? एक तो वर्ड काफी सिंपल है कि उसके पहले ये देखते हैं कि देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में मानव अस्तित्व कम से कम 2 मिलियन साल पहले से है। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन यानी 20 लाख। हम मानते हैं, या मानते क्या है कि हमारे पास जो साक्ष्य अवेलेबल हैं, जो फॉसिल रिमेन्स हैं, जो आपको ह्यूमन बोन्स के या ह्यूमन टूल्स के आपको भी जो भी फ्रेगमेंट्री एविडेंस मिलते हैं उसके बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव अस्तित्व कम से कम 2 मिलियन साल पहले से है। देखिए हम सब जानते हैं कि आधुनिक मानव और उसके पूर्वजों, उसके जो पूर्वज मानव थे, दोनों की शुरुआत अफ्रीका से ही हुई थी। आउट ऑफ अफ्रीका थियरी है ये, और वहीं से वो बाहर की तरफ बढ़े। ठीक है, हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में हम जानते हैं कि कम से कम वो 20 लाख साल से तो हैं। एग्जैक्टली कब आए थे ये तो नहीं पता, हो सकता है और भी पहले आए हों, बट 20 लाख साल तक के तो हमारे पास साक्ष्य हैं। हालांकि इतनी लंबी अवधि में एक बहुत लंबा काल है, इन 20 लाख सालों में से एक बहुत लंबा काल है। कितना लंबा? लगभग 19,90,000 साल तक का। इसमें से लगभग इतने लंबे समय तक मानव अपने खाने की चीजों का संग्रहण करता था, उत्पादन नहीं करता था। ओके,
आप खेत करते थे, हंट करते थे, ऑब्वियसली एनिमल्स को हंट करेंगे। ओके, वो डिपेंड करेगा कि आप जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं उस क्लाइमेट के हिसाब से वहां कौन से जानवर हैं, और उन जानवरों को की हंटिंग के लिए आपको किस टाइप के टूल्स चाहिए। भाई अगर आपको एक वुली मैमथ है, उसको हंट करने के लिए जो टेक्निक्स होंगे, जो टूल्स होंगे, वो अलग होंगे एक हिरण का शिकार करने के लिए, राइट। और खाद्य संग्रह, फल फूल अनाज, इन चीजों का संग्रह करते थे। देखिए अनाज, जंगली अनाजों का संग्रह होता था। अभी जो हम अनाज वर्ड कहते हैं और इमीडिएटली हमारे माइंड में आता है गेहूं, चावल, इस तरह की चीजें, ये जो हैं ये डोमेस्टिकेट वैरायटी, ये डोमेस्टिक वैरायटीज हैं। जब मनुष्य खाद्य संग्राहक था तब वो जंगली अनाजों का संग्रहण किया करता था, उसी को फिर पकाएंगे और फिर खाएंगे। ओके, इसके अलावा अब चूंकि आप भोजन का उत्पादन नहीं कर रहे, संग्रह कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि भोजन जहां है आपको वहां जाना होगा। अगर भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो आपको उसके पीछे जाना होगा। अगर किसी स्थान पे आप रह रहे हैं और वहां जो अवेलेबल भोजन है वो खत्म हो गया तो फिर आपको मूव आउट करना होगा। इन कारणों से मनुष्य लगातार भ्रमण करता था, एक जगह ज्यादा दिन टिक के नहीं रहता था। कि भाई आप अगर जानवर का शिकार कर रहे हैं, जानवर का जो है वो सीजनल माइग्रेशन होता है, ठीक है, वो आपको उसके पीछे जाना है। आपको पानी के सोर्स की तलाश में जाना है। पता चला गर्मी में एक जगह की जो एक जगह पे जो पानी का सोर्स था वो सूख गया तो आप कहीं और जाएंगे फिर वहां से, ठीक है। एक जगह आप ज्यादा समय रहे और जितने भी वहां फल फूल अवेलेबल थे, जो शिकार अवेलेबल था, आपने उसको एग्जॉस्ट कर लिया आपके कबीले ने, तो फिर आपको वहां से मूव करना पड़ेगा। तो आप एक जगह नहीं रह सकते जब तक आप भोजन का उत्पादन ना करें, तब तक आपको घूमते रहना पड़ेगा। तो ये कारण थे घूमने के। फिर बात आती है कि हमें कैसे पता उनके बारे में। जैसे कि हमने कहा कि कम से कम 20 लाख साल तक के हमारे पास सोर्स हैं, तो हम देखते हैं कि भाई अगर आपको कोई मानव हड्डी के या टुकड़ा ही मिल जाए, चाहे खोपड़ी का, स्कल का एक बार फ्रेगमेंट्री टुकड़ा मिल जाए, तो आप पहले कार्बन डेटिंग करेंगे कितना पुराना ही है। दूसरा देखेंगे क्या ये ह्यूमन बोन है या एनिमल बोन है। अगर ह्यूमन बोन है तो इसमें क्या ये होमोसेपियंस का बोन है या होमो इरेक्टस का बोन है या ऑस्ट्रेलोपिथेकस का बोन है। इस तरह की चीजों को आप देखेंगे। इसके बेसिस पे तो आपका ये सवाल था कि ओरिजिनली कैसे पता, तो जो बोन्स हैं ये हमारे सोर्स हैं इस काल के लिए, ठीक है, कि कितने पहले से मानव भारतीय उपमहाद्वीप में है, इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। सिमिलरली मानव एक खाद्य संग्राहक था, ये आप कैसे बता सकते हैं। ये कैसे आप कह रहे हैं कि ये नहीं उत्पादन नहीं करते थे, सिर्फ खाद्य का संग्रहण करते थे। तो यहां हमारे पास देखिए स्वाभाविक है कि मनुष्य 3 प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। हड्डियों का इस्तेमाल करके बनाए गए उपकरण, लकड़ियों का इस्तेमाल करके बनाए गए उपकरण और पत्थर का इस्तेमाल करके। तो 3 प्रकार के वो उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। सॉरी, हड्डियों का इस्तेमाल करके बनाया हुआ, लकड़ी से बनाया हुआ और पत्थर से बनाया हुआ, 3 प्रकार के हो गए। अब आप अनुमान लगाइए कि इन तीनों प्रकारों में से कौन सा हजारों साल तक सरवाइव कर सकता है। ये दोनों ऑर्गेनिक मैटर हैं, हाईली ऑर्गेनिक मैटर हैं, तो स्वाभाविक है ये डीकंपोज हो जाएंगे विद इन फ्यू ईयर्स। तो बचा सिर्फ और सिर्फ पत्थर के उपकरण। सिर्फ और सिर्फ पत्थर के उपकरणों की सहायता से ही हम इस प्रागैतिहासिक काल को, मानव के खाद्य संग्राहक की का जो समय है उस काल को समझ सकते हैं, और कोई सोर्स नहीं है। एक इतिहासकार हैं युवाल नोआ हरारी, इजराइल से हैं। उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मैं समझता हूं कि चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या आम नागरिक को भी अपनी जो सोच को डेवलप करने के लिए उस बुक को पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि दरअसल ये जो स्टोन एज है, जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, उसे हमें स्टोन एज नहीं वुड एज कहना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है कि लकड़ी का इस्तेमाल करके उपकरण बनाना कहीं आसान है पत्थर से,
तो स्वाभाविक, तो इसका एक नेचुरल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि लकड़ी के उपकरण कहीं ज्यादा रहे होंगे पत्थर के उपकरणों की तुलना में। बट हुआ क्या, लकड़ी और हड्डी डिकम्पोज हो गया, इरोड हो गया, अब वो आपको मिलेगा नहीं, बचा पत्थर। तो पत्थर के उपकरणों की सहायता से ही आप इस काल को पढ़ सकते हैं। अब जैसे जैसे पत्थर के उपकरणों में बदलाव आया, ठीक है, तो एकमात्र हो गए हैं आपके पत्थर के उपकरण। जैसे जैसे उसमें बदलाव आया वैसे वैसे इस काल को भी अलग अलग एक पीरियड को सब पीरियड्स में डिवाइड किया गया। ओके, वो कौन से मतलब किस प्रकार के बदलाव देखे गए पत्थरों में और उसके बेसिस पे पीरियड को सब पीरियड्स में कैसे डिवाइड किया गया, ये जब आप इतिहास को सीरियसली पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे जीएस के लिए पढ़ रहे हो या ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हो, तब उस चीज को देखा जाएगा। तो आपका सोर्स एकमात्र पत्थर के उपकरण है। हम क्या जानते हैं, वही 5 आयाम जो हमने पिछले स्लाइड्स में बात की थी। ठीक है, हमने जो यहां बात की थी कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, तो आप बोलेंगे कि भाई खाद्य संग्राहकों की आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति क्या थी इत्यादि। वही 5 आयाम में पढ़ेंगे, जिसको आप सीरियसली जब पढ़ना शुरू करते हैं तब वहां पिकअप करेंगे उसको। और हमने पहले कह दिया कि भाई ये भ्रमण करते थे, जब तक आप अपना खुद का उगाएंगे नहीं, उत्पादन नहीं करेंगे, तब तक आप एक जगह टिक के नहीं रह सकते, भ्रमण करते थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह हुआ करती थी जहां वो नॉर्मल देन यूजुअल ज्यादा समय तक रह सकते थे। अब मान लीजिए नदी किनारे कोई जगह है जहां आपको ढेर सा एक पहाड़ हैं, छोटे छोटे हिलॉक्स हैं, जहां आपको पत्थर वगैरह ठीक मात्रा में मिल जाएगा। जंगल भी अगर मान लीजिए पास ही में है तो आपको लकड़ियां भी मिल जाएंगी, और पानी है तो पशु भी वहां पानी पीने आएंगे ही, तो आप उन पशुओं का शिकार कर सकते हैं। तो आपको जरूरत की अगर सारी चीजें, खास करके ऐसा नदियों के किनारे बहुत होता था। नदियों के किनारे आपको क्या होता था कि खाद्य संग्राहक ज्यादा समय तक इस कारण से रह पाते थे। ओके, खास करके अगर आसपास कोई गुफाएं हैं तो ठंड से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए या गर्मी में धूप से बचने के लिए आप उन गुफाओं में रहते थे। तो ऐसी कई जगह हैं जहां खाद्य संग्राहक मनुष्य ज्यादा समय तक रहते थे, और उसके हमें एविडेंस भी मिलते हैं। कैसे कि आप देखेंगे कि कोई गुफा है, खास करके कुछ एरियाज बहुत फेमस हैं, जैसे कि आपको यहां दिया गया है, यहां पे शैल चित्रकला की बात की गई है। एक दिया गया है मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपने नाम सुना होगा, एक जगह है भीमबेटका। अभी ये 2 दिन पहले भी ये जगह न्यूज में थी, वो लेकिन जियोलॉजिकल रीजन से थी, हिस्टोरिकल रीजन से नहीं। भीमबेटका एक जगह है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी की वैली में है। ओके, नर्मदा घाटी में है, मतलब पानी अवेलेबल है, गुफाएं हैं, और भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई मैदानी क्षेत्र है, ये यहाँ पे गुफाएं हैं, और इन गुफाओं में प्री हिस्टोरिक पीपल रहा करते थे। ठीक है, तो लोकली चीजें अवेलेबल थी, कई सारे शिकार करने को कई प्रकार के जानवर थे, पीने को पानी पास में था, रहने को गुफा थी। ठीक है, अच्छा ये हमें कैसे पता कि यहां कई प्रकार के जानवर थे इनके आसपास? क्योंकि गुफाओं में रहने वाले लोगों ने कुछ चित्र बनाए। देखिए, मनुष्य जानवरों से अलग है, और क्यों अलग है इसकी कई थियरीज हैं, लेकिन यहां पे कॉमन चीज देखेंगे कि मनुष्य होने का एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभिव्यक्ति हमें चाहिए। कैसे करेंगे? कोई गाना लिखेगा, कोई कहानी सुनाएगा, कोई नाचेगा, ठीक है, डांस, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, इस तरह की चीजें, और कुछ लोग चित्र बनाएंगे। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है? 9 to 5 आपकी जॉब है, स्टडी है, 10 तरह की चीजें हैं। लेकिन जो प्री हिस्टोरिक लोग थे उनका एक ही काम था कि भाई हंटिंग करो, खाद्य संग्रह करो, पकाओ, खाओ, आराम करो, अपनी फैमिली के साथ बैठो। तो ज्यादा वक्त तो इसमें लगेगा नहीं, ये अब हंटिंग तो 9 to 5 काम है नहीं ना। तो जब आप फुर्सत में हैं तो आप अपने आप को अभी एक्सप्रेस करना चाहेंगे। पेंटिंग जो है वो अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। ठीक है,
एक और चीज, आप इन शैल्य चित्रकलाओं को आधुनिक चित्रकला से कंपेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये एक रूडिमेंट्री प्रिमिटिव तरीका है। तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता कि इन्हें जो जानवर थे, कहीं ढेर सारे जानवर अवेलेबल थे आसपास, क्योंकि जो इन्होंने चित्र बनाए, देखिए ये लग रहा है कि कोई जानवर का चित्र है। इन्होंने जो चित्र बनाए उसमें कई प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं। आपको हिरण दिखाई देता है, आपको डॉग्स दिखाई देते हैं, मे बी हॉर्स भी है, आपको जंगली ऐसे जानवर दिखाई देते हैं जिनका मनुष्य शिकार कर सकता है, और ऐसे भी जानवर दिखाई देते हैं जो मनुष्य का शिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चित्रों में इतने विविध प्रकार के जानवरों का मेंशन है, को डिपिक्ट किया गया है कि आप बता सकते हैं कि हाँ, ये जो एरिया है प्री हिस्टोरिक पीरियड में यहां पे अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी अवेलेबल थी। तो कारण, और यहां हमने क्या किया, इन चित्रों के बेसिस पे एक हिस्टोरिकल कंक्लूजन निकाला कि यहां लोग लंबे समय तक रहते थे। ठीक है, उन्हें कई प्रकार के एनिमल्स अवेलेबल थे जिनको हंट कर सकते थे। यहां पे हमने चित्र का इस्तेमाल किया एक स्रोत के तौर पे। ठीक है, ये उस बात का उदाहरण है। दूसरा, ऐसे कई चित्र हैं जो रादर इनएक्सेसिबल जगहों पे बनाए गए हैं कि भाई दीवार पे खासा ऊंचाई पे बना दिया, जहां पे आप नॉर्मली नहीं पहुंच सकते, आपको स्कैफोल्डिंग लगाना पड़ेगा, आग जलाना पड़ेगा ताकि वहां तक लाइट आए। ठीक है, आपको डांस करते हुए पोर्ट्रेट है, कुछ आपको लगेगा कि ये इंसान है, जैसे किसी को देखिए ये व्यक्ति नहीं लग रहा, ये हम कह सकते हैं कि ये जानवर है, ये इंसान है, लेकिन सिमिलैरिटी बहुत है। तो एक इंसान, जैसे कि इसकी भी पूंछ लग रही है, चेहरा तो बिल्कुल जानवरों वाला है, तो क्यों एक इंसान को भी एक जानवर के तौर पे क्यों दिखाया गया है? भाई ऐसी, अगर आपको सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने अंदर के आर्टिस्ट को एक्सप्रेस करना है, तो आप जहां तक हाइट आपकी खुद की पहुंचेगी वहीं तक आप बनाएंगे पेंटिंग, ऊपर चढ़ के क्यों बनाएंगे? अब ये कहें कि नहीं डर है कोई आके मिटा देगा, तो ये तो एक कॉमिक इफेक्ट के लिए कहना हो गया। लेकिन अगर ऐसी जगहों पे पेंटिंग बनाई गई है, और कई बार एक के ऊपर एक पेंटिंग बनाई गई है, पुरानी पेंटिंग जब मिट गई है तो दोबारा वहां पेंटिंग बनाई गई है, तो ये माना गया है कि अगर सभी पेंटिंग नहीं तो कम से कम कुछ पेंटिंग्स का धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व था, कि किसी स्पेशल ओकेजन को कमेमोरेट करने के लिए, चाहे वो कोई वसंत, जैसे कि आज के टाइम में क्या होता है अभी हाल ही में सरस्वती पूजा हुई, ठीक है, तो ये एक ओकेजन है, तो किसी ओकेजन को कमेमोरेट करने के लिए उसकी याद में आपने पेंटिंग बनाई हो, तो अगर सारे चित्र नहीं तो कम से कम कुछ चित्रों का तो मकसद धार्मिक या सांस्कृतिक था। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे शैल्य चित्रकला का इतिहास समझने के स्रोत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दक्षिण उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, इन सब एरियाज में कई सारे ऐसे साइट्स हैं। ओके फिर इन्होंने कहा मध्य पाषाण काल जलवायु परिवर्तन। देखिए दो स्टेज की बात हुई यहां पे, खाद्य संग्रह का स्टेज और उत्पादक का स्टेज। तो मनुष्य जब खाद्य संग्रह के स्टेज में था तो उसे कहा गया पूरा पाषाण काल। अच्छा, पाषाण क्यों? क्योंकि जो पत्थर के उपकरण हैं वही हमारा एकमात्र सोर्स है इसको समझने के लिए। यहां जो मनुष्य था वो खाद्य संग्राहक की स्थिति में था। पुराने पत्थर के उपकरण, पूरा पाषाण काल। फिर आता है नव पाषाण काल, नए पत्थर के उपकरण। यहां नव पाषाण काल आते आते मनुष्य भोजन का उत्पादन करने लगा था, उत्पादक की स्टेज में आ गया था। यहां पे संग्रह और यहां पे उत्पादन, पुराने उपकरण, नए उपकरण। लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्टेज है, ठीक है, वहां मनुष्य पूरी तरीके से फूड प्रोडक्शन में नहीं लगा था, अपने भोजन का उत्पादन नहीं करने लगा था, लेकिन उस दिशा में कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स उठा लिए गए थे। ठीक है, मतलब ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि आप कह सकते हैं कि मनुष्य फूड प्रोडक्शन की दिशा में, भोजन के उत्पादक की दिशा में बढ़ चला था। तो ये जो संक्रमण काल है, ठीक है, इसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल।
ओके। लेकिन ये संक्रमण का काल भी क्यों शुरू हुआ, उसका आंसर यहां है जलवायु परिवर्तन। देखिए आज के समय में हम जो जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं वो मानव जाति के कारण है, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से है। लेकिन ये वाला जलवायु परिवर्तन जो था वो प्राकृतिक कारणों से था, नेचुरल रीजंस से था। क्या था ये? आपको पता होगा कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, धरती का भी एक इतिहास है, उसमें कुछ वर्ड आते हैं जैसे कि एरा, पीरियड, इपॉक, ठीक है, युग इसे कहते हैं। एरा को हम कहते हैं महाकल्प और पीरियड को कहते हैं कल्प। एक्चुअली एरा से भी एक बड़ा यूनिट होता है जिसे इयॉन कहा जाता है, बट वो हमारे डिस्कशन के लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो महाकल्प में कौन से हैं? पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। हम इस वक्त सेनोजोइक एरा में हैं, ओके। तो इसको हटाएं पहले। किसी भी एरा को पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि जो सेनोजोइक एरा है उसका टर्शरी पीरियड था और क्वाटरनरी पीरियड था। हम इस वक्त क्वाटरनरी में हैं, तो इसे भी हटाते हैं, ओके। अब आई इपॉक की बारी। मैंने कहा हम पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक एरा में हैं। सेनोजोइक एरा में हम क्वाटरनरी पीरियड में हैं, और उसके बाद युग की बात आती है। तो इसमें दो युग हैं। एक्चुअली हाल ही में जियोलॉजिस्ट लोगों ने डिसाइड किया है कि अब तीसरा युग ऐड किया जाना चाहिए जिसे एंथ्रोपोजेनिक इपॉक कहा जाएगा, हालांकि लेकिन वो अलग डिस्कशन में करेंगे उसको। तो अभी जो है हम युग की स्थिति में हैं। दो युग हुए इस पीरियड में, इस कल्प में दो युग हुए, प्लिस्टोसीन, होलोसीन। जब पिछला आइस एज चल रहा था, शीतकाल चल रहा था, उसे प्लिस्टोसीन युग कहते थे, और जब आइस एज खत्म हुआ तो होलोसीन युग शुरू हुआ जिसमें हम अभी हैं, ठीक है। तो जब आइस एज खत्म हुआ तो प्लिस्टोसीन से हम होलोसीन में आ गए। तो इस शीत युग के खत्म होने को ही जलवायु परिवर्तन का नाम दिया गया है। इसके कारण क्या हुआ कि जो क्लाइमेट था, थोड़ी गर्मी भी उसमें बढ़ी एवरेज टेम्परेचर के टर्म्स में, और बारिश भी थोड़ी सी बढ़ी। दो सेंस में आप देखिए इसको, जो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन है, वर्षा और गर्मी, दोनों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हुई। क्लाइमेट जो है इट बिकेम स्लाइटली वार्मर एंड बेटर। इन चीजों के कारण क्या हुआ कि वनस्पतियों और जीवों का प्रसार हुआ। आपको पता होगा कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जो इक्वेटर के आसपास के एरिया में होता है, वहां जैव विविधता ज्यादा होती है कंपेयर टू मिडल लैटिट्यूड्स जो टेम्परेट और कोल्ड क्लाइमेट्स हैं उनसे, ओके। तो क्या है कि ये गर्मी और वर्षा में हल्की सी बढ़ोतरी हुई जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये क्या है कि इससे जैव विविधता बढ़ेगी, तो वनस्पतियों और जानवरों का प्रसार हुआ। प्रसार दो सेंस में, नई स्पीशीज का भी इमर्ज हुए, और जो पुरानी स्पीशीज थी वो अब मान लीजिए कोई जानवर है जो सिर्फ इक्वेटर के आसपास हो सकता था, क्योंकि उसी एरिया में आप उसको जितनी गर्मी चाहिए, जिस प्रकार के क्लाइमेट में रह सकता है, वो अवेलेबल था। लेकिन अब क्या है कि वो इक्वेटर से दूर पोल की दिशा में बढ़ने लगा। आपको एक आधुनिक उदाहरण दूं तो कहा जाता है कि जो मच्छर हैं वो आपको ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पे नहीं रह सकते, क्योंकि वहां जो तापमान है वो कम हो जाता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पे भी मलेरिया जैसे रोग देखे जाने लगे, क्योंकि मच्छर अब वहां तक पहुंचने लगे। तो ये आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि बायोडायवर्सिटी का क्लाइमेट से क्या रिलेशन है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसके कारण वनस्पतियों और जीवों का प्रसार हुआ, नए स्पीशी इमर्ज हुए, और पुराने स्पीशी जो हैं उनका जो भौगोलिक वितरण है वो भी बढ़ गया। ऑल्सो गर्मी और वर्षा के बढ़ने, आप एक और चीज ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि
क्या होता है कि अगर एक वार्म और वेट क्लाइमेट में जो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन जो है, जो इरोजन है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से माइक्रोलिथ्स यानी छोटे पत्थर, छोटे आकार के पत्थर मिलना आसान हो गया, और कई बार वो ट्रायंगुलर शेप में होते थे, कुछ सेंटीमीटर लंबे। और इन माइक्रोलिथ्स का यानी छोटे, माइक्रो मींस सूक्ष्म, और इन छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा आरी, दराती, तीर इत्यादि बनाने में। तो अब तीर की मदद से सोचिए आप क्या कर सकते हैं। आप जो काफी तेजी से भाला और तीर में आप तुलना करके देखिए, तीर की मदद से आप काफी तेजी से जाने वाले, भागने वाले जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। ठीक है, आप दराती की मदद से, आरी की मदद से आप ज्यादा पौधों को बढ़िया तरीके से काट सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि इंसान के लिए जो अवेलेबिलिटी थी फूड की, आप कहीं रह रहे हैं किसी एरिया में, वहां एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सप्लॉइट करने की, मान लीजिए कि कोई समाज है जो रह तो रहा है वो तेल के कुओं के ऊपर ही, लेकिन उसे पता ही नहीं है, उनके पास वो तकनीकी क्षमता नहीं है कि वो शोध कर सकें, पता कर सकें कि भाई जमीन के नीचे बहुत तेल है। दूसरा, अगर पता चल गया तो उनके पास वो तकनीकी क्षमता नहीं है कि उस तेल को वो निकाल सकें और उसका अपनी आर्थिक प्रगति में इस्तेमाल कर सकें। तो हुआ क्या कि आपके पास नेचुरल रिसोर्स तो है, लेकिन आप टेक्नोलॉजिकली उस लेवल पर नहीं आए हैं कि उसको आप एक्सप्लॉइट कर सकें। यहां पे क्या हुआ, एक तो रिसोर्सेज भी बढ़े, वनस्पतियों और जीवों का प्रसार हुआ जिनका आप संग्रह कर सकते थे, और उनका संग्रह करने के लिए आपको ये रिसोर्स भी बढ़े, और उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, संग्रह करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी भी आई, और इन दोनों में क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को देखा गया है। तो इसके कारण क्या हुआ कि मनुष्य, एक तो नॉर्मली पॉपुलेशन भी बढ़ा, और इंसान एक जगह पर ज्यादा समय तक रह सकते थे। कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक लोगों को लगता था कि यहां हम 6 महीने रह सकते हैं और फिर हमको मूव आउट करना होगा, कि नई जगह जाना होगा, लेकिन उसके बाद वो साल भर रह सकते थे, 2 साल रह सकते थे इत्यादि। तो इन चीजों के कारण वनस्पतियों और जानवरों को लेकर समझ में बढ़ोतरी हुई कि अब मान लीजिए कोई जीव आपके घर के आसपास ही ज्यादा मात्रा में जंगली अनाज उग रहा है, पहले कम उगता था, ठंडी शीत युग था, उतनी बारिश नहीं होती थी, ठंडी जलवायु थी, तो अनाज जो था, जंगली अनाज इसे कम उगता था, लेकिन अब ज्यादा उगने लगा है। तो अब क्या होगा कि आप उसको ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ आएगा कि इसका जो क्रॉपिंग साइकिल है, कि ये कब उगता है, कब पक जाता है, कैसे ये सड़ जाता है, कब कब इसे काट लेना बेहतर है ताकि इसका संग्रह बढ़िया तरीके से किया जा सके। कौन से अनाज हैं जो मतलब आप जिनके बीजों का संग्रह करेंगे तो वो खराब नहीं होगा, ऐसे कौन से अनाज हैं कि जिनके दाने मोटे हैं और जिनके जो स्टेम है उन दानों को संभाल सकते हैं। तो इस तरीके से अनाज को लेके और जानवरों को लेके समझ बढ़ी। ठीक है, जानवरों की बात की जाए तो कोई भेड़ बकरी को, अब मनुष्य को समझ आया कि भाई अच्छा, भेड़ बकरी को मतलब तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप एक फॉक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप टाइगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि अब चूंकि जानवरों और वनस्पतियों की संख्या बढ़ी तो उनको लेके समझ भी थोड़ी डेवलप हुई। तो इंसानों ने क्या किया कि अपनी तरफ से इंटरफेयर करना शुरू किया नेचर में। जैसे कि उन्हें पता चला कि गेहूं जो है वो खाने लायक है, तो उन्होंने ऐसे जो बाकी अनाज थे जो गेहूं को उगने में रोकते या उसके, तो उनको काटना, जगह क्लियर करना शुरू किया कि चलो यहाँ पे अगर इस एरिया को हम साफ कर देते हैं तो यहाँ पे अपने आप गेहूं उगाएगा, या अगर हम कहीं बीज गिरा देते हैं गेहूं का तो कुछ टाइम बाद वो खुद उगाएगा। सिमिलरली उन्हें रियलाइज हुआ कि जो भेड़ बकरी हैं उन्हें अगर हम एक उनका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको रोक लें, ठीक है, अगर किसी घाटी में 1000-2000 भीड़ हैं तो बस हमें यह करना है कि ये भाग ना जाए यहां से, इन्हें यहीं रोक के रखा जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि खाद्य संग्राहक से हम उत्पादक की दिशा में बढ़े। धीरे धीरे भोजन का उत्पादन कैसे करना है, अनाज का उत्पादन कैसे करना है, जानवर की पशुपालन कैसे करना है, उसको लेके समझ बढ़ी। इंसानों ने डिसाइड किया कि अच्छा ये जानवर है, इसका जो मीट है वो ज्यादा टेस्टी है, टेस्टी होने का लिंक उसका प्रोटीन से है। किसका दूध
मतलब ज्यादा काम का है, किसका दूध जल्दी फट जाता है क्या वगैरह, 10 तरह की चीजें जो हैं जानकारी में बढ़ोतरी हुई, इसलिए इसको संक्रमण का काल कहा जाता है। और चूंकि आप एक रिसोर्सेज भी बढ़े और उसको एक्सप्लॉइट करने की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई, तो बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करना। आप एक जगह पे पहले जहां 6 महीने रह सकते थे वहां आप साल भर रह सकते हैं, तो बसने की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ी और ये करीब 12,000 साल पहले यानी कि लगभग लगभग 10,000 BCE इस समय पे शुरू हुआ। ठीक है, यही समय था जब जलवायु परिवर्तन हुआ और प्लीस्टोसीन एरा खत्म हुआ और होलोसीन एरा शुरू हुआ। ठीक है, तो मेसोलिथिक पीरियड की शुरुआत लगभग 10,000 BCE में हुई थी। और अच्छा, अब यहां पे एक ये पिक्चर थोड़ा ब्लर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली एनिमल बोन है, मोर स्पेसिफिकली दांत है, ये जानवरों के दांत हैं। यहां पे ये जो दांत हैं ये ज्यादा बड़े हैं, थोड़े डेंजरस लग रहे हैं, लेकिन ये दांत यहां पे बिल्कुल गायब हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक जंगली जानवर का दांत है, और वो जब वो जानवर पालतू बन गया पूरी तरीके से, ये तब का उसका दांत है। ये हमने क्यों दिखाया है इसके इस स्लाइड के लिए। देखिए, हमने कहा कि लगभग 10,000 BCE जलवायु परिवर्तन हुआ, मध्य पाषाण काल शुरू हुआ, और ये लगभग लगभग 8,000 BCE तक चला। ये एक ग्लोबल एवरेज लिया गया, ये एवरेज लिया गया है, मींस अलग अलग जगह के लिए ये जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होगा। दुनिया की अर्लीस्ट नियोलिथिक नवपाषाण कालीन सेटलमेंट जो है वो इस टाइम पीरियड में, जो आज के टाइम में एनातोलिया बोला जाता है, टर्की, सीरिया, ये सब का एरिया, गोल्डन क्रिसेंट, वहां वर्ल्ड के अर्लीस्ट नवपाषाण कालीन किसानों के सेटलमेंट देखने मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल लगभग लगभग 2000 साल से 3000 साल, जगह जगह के हिसाब से उसमें वेरिएशन आएगा। मैंने बताया था कि ये एक ट्रांजिशन फेज है जो लगभग 2-3 हजार साल चला। अच्छा, कैसे आप बताएंगे कि ये ट्रांजिशन फेज खत्म हो गया, मध्य पाषाण काल के बाद अब यहां नव पाषाण काल की शुरुआत हो गई है? तो इनमें से अगर आपको कोई साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि स्थायी आवास के प्रमाण, अब वो स्थायी आवास कोई भी हो सकता है, वो झोपड़ी हो सकती है, गुफा हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, लोग झोपड़ी बना के रह सकते हैं, चाहे गुफाओं में रह सकते हैं, जैसे कि कश्मीर में बुर्जहोम एक जगह है, नियोलिथिक से नवपाषाण कालीन स्थल है, वहां गुफाओं में लोग रहते थे। ठीक है, अब ये जो वर्ड है नवपाषाण काल, नए पाषाण उपकरण, ये नए क्या है? ये है पॉलिश्ड कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है वो दोनों तरफ से पॉलिश की होगी, तो आप बता सकते हैं कि अगर ये आपको कहीं मिले तो उसे नवपाषाण काल कहा जाएगा। नवपाषाण एक्चुअली यहीं से निकल के आया है। दूसरा, अगर आप अनाज का और भोजन का उत्पादन कर रहे हैं तो उसे कहीं स्टोर भी करेंगे, कहीं संग्रह करेंगे खाने के लिए, दोबारा उसको अगले क्रॉप साइकिल में बीज की तरह इस्तेमाल करने के लिए इत्यादि, तो उसके लिए आपको मृत भांडों की जरूरत पड़ेगी। और अगर पॉटरी, ठीक है, खानों भोजन का संग्रह करने के लिए, भोजन का पकाने के लिए इत्यादि। और जब उत्पादन एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है कि अब आप अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, या पूरे गांव का या आपके पूरे कबीले का जो अनाज है वो एक जगह संग्रह किया जा रहा है, क्योंकि उसको फिर आप अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद ग्रेनरी वगैरह भी आने लगती है, जो अनाज के गोदाम होते हैं वो। फिर आता है ओखली और मूसल, पेस्टल एंड मोर्टार, वो तो आज तक भी यूज होता है कई बार गांव में। उसके अलावा पालतू किस्म के जले अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियां। ये जो स्लाइड थी जहां फर्क बताया गया कि एक पालतू जानवर के दांत में और एक जंगली जानवर के दांत में अंतर, ये साफ है कि एक जंगली जानवर का दांत है, देखिए जी दांत कितने इसके बड़े हैं, और एक पालतू जानवर का दांत है। होता क्या है कि जब धीरे धीरे जब जानवरों को जंगली से पालतू बनाया जाता है तो उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली अनाज में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि इंसान जानबूझ के उसी अनाज को चूज
पिक करेगा उसको डोमेस्टिकेशन के लिए, जो उसको सर्वाइवल के उसके चांस ज्यादा होंगे। तो आपको अगर पालतू किस्म के अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियां मिलती हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये न्यूलिथिक सेटलमेंट था। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड जले अनाज यूज किया गया, क्यों? क्योंकि कच्चा अनाज होगा तो वो अगेन डिकम्पोज हो जाएगा, इतने टाइम सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन जले अनाज के अवशेष आपको मिल सकते हैं। एक और चीज यह है कि इन पांचों में से ऐसा नहीं होगा कि आपको पांचों के पांचों सबूत एक जगह मिले। अल्सो जैसे कि ओखली और मूसल है, इसका काम है अनाज को कूटना, तो अगर जंगली अनाजों को भी तो कूटा जा सकता है पकाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि मात्र एक आपको एविडेंस मिल गया इन पांचों में से तो आप बता देंगे कि ये न्यूलिथिक साइट है, नहीं, आपको कम से कम 2-3 एविडेंस वहां पे मिलने चाहिए। अगर आपको स्थायी आवास के प्रमाण मिले, क्या है कि आप उत्पादन कर रहे हैं अपना, आप सेल्फ सस्टेनेबल हो गए हैं, तो आप वहां पे स्थायी आवास बना के रहेंगे। तो इस तरीके से नियोलिथिक गांवों की शुरुआत हुई। जो गांव है नियोलिथिक विलेज, शुरुआत ऐसे हुई उसकी, ठीक है। पॉलिश्ड कुल्हाड़ी जो नव पाषाण काल में नव है, ये वही नव उपकरण है, ठीक है। मृद भांड अनाज है, ठीक है, उसको आपको या चाहे आपको जानवरों के मीट है, दूध है, उसको संग्रह करना है, पकाना है, खाना है। अगर आप ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं या आपका गांव थोड़ा कुछ दिक्कत है सिक्योरिटी को लेके, तो क्या करेंगे लोग, अपने घरों में उसको स्टोर नहीं करेंगे, एक कॉमन ग्रेनरी में, गोदाम में स्टोर करेंगे। ओखली और मूसल है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि हाँ यहाँ पे अनाज है, तो आप ओखली और मूसल को फिर स्टडी किया जाता है जिसे माइक्रोवेयर एनालिसिस कहते हैं, जिसकी मदद से बताते हैं कि भाई इसमें जो अनाज जिसको कूटा जाता था वो क्या जंगली था या पालतू था, और फिर अनाज के और हड्डियों के आपको सबूत हैं। एक और बात है कि देखिए सभी जगहों पर नवपाषाण काल का आरंभ एक साथ नहीं हुआ। हमने कहा कि लगभग 10,000 से लेके 8,000 BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, तक मध्य पाषाण काल चला, लेकिन ये एवरेज लिया गया है, ठीक है, ये एक ग्लोबल एवरेज है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, रीजन टू रीजन वेरी करेगा, और हमारे देश में सबसे पहले नवपाषाण काल शुरू हुआ मेहरगढ़ में। अभी तक के जो साक्ष्य अवेलेबल हैं उसकी बेसिस पे ऐसा कहा जाता है। ये कहां है? बलूचिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान में है, ठीक है, जो क्वेटा वैली है उसके बहुत पास में है। ये अब तक के अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पे कहा गया है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला गांव था, और समृद्ध, अब समृद्धि आधुनिक मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पे नहीं, उस टाइम के स्टैंडर्ड्स पे, मींस जो सेटलमेंट का साइज था, गांव का साइज थोड़ा बड़ा था। कहीं 3-4 कमरे वाले आयताकार और वर्गाकार घर थे। 3-4 कमरे कम नहीं होते हैं, इस सेंस में इसको समृद्ध कहा गया है। यहाँ पे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, इन सब के गेहूं और जौ के उगाने के और भेड़ बकरी इत्यादि पालने के सबूत मिले हैं, ठीक है। और इन 3-4 कमरों में जो यहाँ पे जो भी घर मिले, इनमें से कई जगहों पे देखा गया है कि कम से कम एक कमरा जो है वो अनाज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक और एविडेंस मिला है कि जो दफन किया गया है लोगों को, खास करके एक कब्र में मनुष्य के साथ बकरी को दफन किया गया है, ठीक है, ये एक डोमेस्टिकेटेड पालतू बकरी है। अब सवाल यह है कि मनुष्य के साथ किसी बकरी को क्यों दफन किया गया है? यह हो सकता है कि वो बकरी उनकी पालतू बकरी थी और उस समाज में ये प्रथा हो कि इंसान के मरने के बाद उसके जो भी पालतू जानवर होंगे उनको साथ में दफना दिया जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि ये व्यक्ति इस लोक को छोड़ के दूसरे लोक में जा रहे हैं, तो वहां उन्हें भूख लगेगी, तो उनके खाने का इंतजाम है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कंक्लूजन ये है कि ये उस समाज की आस्था, उस समाज के विश्वास, उस समाज के धार्मिक रीतियों की तरफ इशारा करता है। देखिए होता क्या है, हमने शुरू में बताया था कि 2 प्रकार के सोर्स होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। यहां पे पुरातात्विक सोर्स ने हमें बताया कि एक कब्र में एक मनुष्य को एक पालतू बकरी के साथ दफनाया गया है। क्यों दफनाया गया है, इसको लेके हम अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई पूरा साहित्यिक सोर्स नहीं है इस एरिया के लिए, तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई मेहरगढ़ में 8,000-7,000 साल पहले
लोग क्या मानते थे, उनकी मान्यताएं क्या थी, ये समझने के लिए फिर हमें साहित्यिक सोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात से एक पता चलता है कि हमें किसी भी काल का या किसी भी समाज का या किसी भी स्थान का एक कंप्लीट पिक्चर प्रिपेयर करने के लिए, उसके इतिहास का एक कंप्लीट पिक्चर प्रिपेयर करने के लिए दोनों टाइप के स्रोतों की जरूरत होती है, पुरातात्विक और साहित्यिक। अगर एक ही अवेलेबल होगा, और एग्जाम्पल है कि एक ही अवेलेबल है, तो वहां पे आप क्या है कि उसको एक फुल पिक्चर नहीं बना पाएंगे, एक इनकम्प्लीट पिक्चर होगा। यहां पे हम ये तो कह सकते हैं कि भाई ये जो दफन किया गया है पालतू बकरी को साथ में, ये कोई ना कोई आस्थाओं की बात है, कोई मान्यता की बात है, लेकिन मान्यता क्या है ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। ओके, एक मैप दिया गया है इस चैप्टर में, और मैं समझता हूं कि अगर एक इसके बेसिस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए आप यहाँ पे मेहरगढ़ को मेंशन किया गया है, बुर्जहोम को मेंशन किया गया है, कोल्डिवा, महागारा, कई सारे पुरा पाषाण कालीन पेलियोलिथिक साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं, मेगालिथिक साइट्स हैं, इनको हम बाद के चैप्टर्स में देखेंगे। तो इसके बेसिस पे मान लीजिए एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाते हैं, आपको 3 जगह दे दिया कि भाई चिरांद दे दिया इन्होंने, ठीक है, फिर इन्होंने लिख दिया आपको मेहरगढ़, ओके, और फिर लिख दिया यहां पे हुंसगी, या दे दिया भीमबेटका। आपको पूछ देंगे कि इनमें से कौन कौन से नवपाषाण कालीन स्थल हैं, तो एक सही हो जाएगा, ये बिहार में ये रहा, दूसरा सही हो जाएगा मेहरगढ़ वो रहा, लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है। अब मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, बट इस बात का ध्यान रखिए कि ये एक 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है, तो अगर कोई चीज 6ठी क्लास के बच्चों को बताई जा सकती है तो वो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में तो पूछी ही जा सकती है। ओके, सो इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, एक हिंदी इंग्लिश मीडियम की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 3 के एंड में एक टेबल दिया हुआ है जहां पे इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स को दिया है और वो किस राज्य में है वो दिया गया है। जैसे कि मेहरगढ़, चिरांद, बुर्जहोम यहाँ पे, हल्लूर यहाँ पर है, पय्यमपल्ली यहाँ पर है, आपको कोल्डिवा, महागारा ये सब दिया हुआ है। तो वहां पे एक दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आसाम में पड़ जाएगा, चिरांद बिहार में है, महागारा कोल्डिवा आपको यूपी उत्तर प्रदेश में है, बुर्जहोम कश्मीर बलूचिस्तान, हल्लूर आपका ये कर्नाटका में आ गया, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में आ गया। तो ऐसे क्या है कि एक टेबल उसमें दिया हुआ है, तो अगर आप इस मैप को ठीक से स्टडी कर लेंगे तो आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, बट हो सके तो उस टेबल को एक बार देख लीजिएगा। उसके बेसिस पे भी एक पेयर बना के पूछा जा सकता है कि एक कॉलम में दिया होगा कि नवपाषाण कालीन स्थल दिए होंगे और दूसरे को कॉलम में दिया होगा कि किस राज्य में है, और आपको सही युग्म बनाने को कहा जाएगा। तो इसके साथ आज का लेक्चर 1 खत्म होता है। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट चैप्टर्स को देखेंगे। आज हमने चैप्टर 1 और 2 कवर किया है, बाकी के चैप्टर अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।